हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने इससे पहले आपके पास इससे पहले वाले आपके पास वीडियो मैंने आपको बताया रिलेशन। ठीक। तो संबंध हम पढ़ चुके हैं। संबंध के लिए प्रांत, परिसर और सह प्रांत हमने पढ़ लिया आपके पास। ठीक। तो आज हम इस पे संबंधित आपके पास एक्सरसाइज करने वाले हैं 2.2। ठीक। तो देखो एक बार, तो मान लो आपके पास कि एक आपके पास समुच्चय दिया है ए, और उस ए पर ही परिभाषित है आर। आर मतलब ए से ए का संबंध है। मतलब आपके पास जो रिलेशन आर होगा वो ए से ए पर परिभाषित है। ये आपके पास दिया है। ठीक है, ये आपके पास दिया है कि संबंध आर जो है, यानी इसका इसके लिए आपके पास जैसे हम वहाँ पढ़े थे ए से बी पर ना, यहाँ पर सीधे से क्या हो रहा है, ए से ए पर ही हो रहा है आपके पास। ठीक। तो ये इस प्रकार से आपके पास है, जहाँ आपके पास ए इक्वल टू था 1 2 3 4 ऐसे चलते हुए 14 था। मतलब पहले 14 जो प्राकृत संख्याएं हैं, जो पहले आपके पास धनात्मक पूर्णांक है, ये भी कह सकते हैं, वो आपके पास है। ठीक। और आर आपके पास है, ये आपके पास दिया हुआ है, गिवन है कि आर जो है वो ए से ए पे परिभाषित है। और साथ में आपके पास जो संबंध है वो इस प्रकार से है कि सभी एक्स वाई का समुच्चय जहाँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक्स वाई दोनों बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, ए से। अब थोड़ा ध्यान देना, युग्म के जो एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, इससे। तो इस रिलेशन आपके पास होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान देना, आपके पास जो दिया हुआ है वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। संबंध ऐसा होना चाहिए एक्स और वाई के मध्य कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यह आप लिख सकते हो, और इसको लिखा जाता है 3x इक्वल टू वाई। ये भी लिखा जा सकता है। सिंपल सा है कि यानी जो पहला युग्म, जो युग्म में पहला अवयव होगा उसका 3 गुना कौन होने वाला है, वो दूसरा घटक आपके पास। मतलब प्रथम घटक जितना अवयव होगा उसका 3 गुना कौन होने वाला है, द्वितीय घटक का गुना। तो x के देखो, x के मान भी यहीं से लेने, y के मान भी यहीं से लेना है। तो x का मान क्या क्या पॉसिबल, देखो एफ x इक्वल टू सबसे पहला मान हो सकता है 1, तो y इक्वल टू उसका 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3। तो आपके पास युग्म मिलेगा 1 और 3। इसी प्रकार और आपके पास क्या क्या प्राप्त होंगे, देखो सिमिलरली अगर मैंने कहा x का मान 2 रख दिया जाए, थोड़ा ध्यान देना, ये बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है। और अगर ये आपके पास एक x का मान 1 था तो y का मान उसका 3 गुना, मतलब ये मिलेगा। ऐसे ही जब मैं x का मान 2 रखूंगा तो y का जो मान होगा उसका 3 गुना होगा, मतलब 3 दूने 6, ये भी बिलोंग्स टू आर। और ऐसे ही जब 3 होगा तो 3 का 3 गुना मतलब 9, बिलोंग्स टू आर। और ऐसे ही 4 का 3 गुना 12, बिलोंग्स टू आर। यही होने वाला है। जैसे मैं x का मान 5 रख रहा हूँ, x इक्वल टू अगर 5 होगा तो y इक्वल टू 3 गुना जो है 15 पर, वो डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जा रहा है, ए। वो ए में नहीं है, इसलिए अर्थ क्या होगा, इम्प्लाइज दैट 5 15 डज नॉट बिलोंग्स टू। ये इस x बराबर 5 के लिए y का मान 15 जो है वो a में प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये आपके पास नहीं है। ठीक। तो मुझे कुल मिला के आगे जितने भी x के संभावित मान होंगे उन सब के लिए जो अवयव प्राप्त होगा ना y का मान, वो उस a में प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हम उसको किसी को नहीं लेंगे आगे। ठीक है। तो केवल ये युग्म, एक तो 1 3 2 6 3 9 और 4 12 जो है वही आपके पास क्या रहे हैं, इस आपके पास इस संबंध के अंतर्गत आ रही है। यानी संबंध हो जाएगा देन r इक्वल टू, एक तो 1 3 2 6 3 9 और 4 12, ये प्राप्त हो रहा है। तो आपके पास पहला काम हो गया, आपने क्या निकाल लिया, संबंध आर निकाल लिया। अगर मैं पूछूं इसका प्रांत क्या है, जिसे हम कहते हैं डोमेन, क्या कहते हैं, डोमेन। तो इसका प्रांत आपके पास क्या होता है, जो आर में आने वाले जो क्रमिक युग्म में इनके प्रथम घटकों का समुच्चय। तो देखो प्रथम घटक के रूप में क्या है, 1 2 3 4, तो ये हो गया प्रांत 1 2 3 एंड 4। दूसरा आपसे पूछा जाता है परिसर। पहले परिसर ज्ञात करते हैं, जिसे कहते हैं रेंज। तो ये आपके पास रेंज ज्ञात करने, तो रेंज के लिए क्या होगा, देखो रेंज मतलब जो इसमें आने वाले जो क्रमिक युग्म हैं उनमें जो द्वितीय घटक है उनका समुच्चय। द्वितीय घटक का समुच्चय मतलब 3 6 9 और 12, ये इस प्रकार से। और लास्ट आता है सहप्रांत, जिसे कहते हैं कोडोमेन। अब देखो
क्योंकि ये जो संबंध है वो ए से ए पर पारिभाषित है, तो जो ये इधर समुच्चय है ये तो आपके पास ये कहलाता है, आपके पास जो ए है ये कहलाता है क्या, सहप्रांत, मतलब जो परिसर के लिए अधिक समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास सहप्रांत हो जाता है सीधे सीधे ए, जो कि कितना था 1 2 3 4 और इस प्रकार से 14 तक। अब थोड़ा ध्यान देना, पहले हम पढ़ते ए से बी, तो बी आपके पास सहप्रांत कहलाता है, पर यहाँ पर क्या गया है ए से ए पर पारिभाषित है, इसलिए आपके पास क्या, ये जो इधर की तरफ जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास सहप्रांत कहलाएगा। और ये हमेशा जो रेंज होता है वो इसका क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है कि आपके पास किस प्रकार से हम किसी दिए हुए फलन के लिए पहले उसको रोस्टर रूप में लिखेंगे, फिर समुच्चय निर्माण रूप कैसे बनाया जाए उसका, सॉरी वो समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ था तो मैंने रोस्टर रूप में लिख दिया ये आर, ठीक। और उसके बाद इसका प्रांत, सहप्रांत और वो परिसर हम इजीली ज्ञात है। प्रांत मतलब जो प्रथम अव्यय हैं, जो इसमें आने वाले क्रमिक युग्म हैं उनके जो प्रथम अव्यय होते हैं उनका समुच्चय वो होता है प्रांत। जो द्वितीय अव्यय यानी द्वितीय घटक हैं उनका जो समुच्चय होता है कहलाता है परिसर। और जिस समुच्चय में आपके पास ये द्वितीय घटक प्राप्त हो रहे हैं, द्वितीय घटक प्राप्त हो रहे हैं किसमें, ए में, तो वो कहलाता है आपके पास क्या, सहप्रांत। सिंपल सा आपके पास टॉपिक आपके पास था, ठीक। तो ये था आपके पास पहला क्वेश्चन आपके पास, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आपके पास, इसमें दो समुच्चय हैं ए और बी। ए में 1 2 3 4 नहीं है 5, और बी में है 4 6 9, ठीक। और आपके पास ए से बी में एक संबंध दिया हुआ है आर। अब थोड़ा आर को समझ लेना है, इसके लिए आर के लिए ये मतलब आपके पास दिया हुआ है कि जो आर पारिभाषित है वो ए से बी पर पारिभाषित है, ठीक। और किस प्रकार से, तो ये आपके पास पारिभाषित है आर इक्वल टू सभी एक्स वाई का समुच्चय। ध्यान देना आपका कि एक्स वाई का जो समुच्चय जो युग्म होगा ना वो इस प्रकार से होगा कि उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, विषम, कि उनका डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, जहां x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। तो ये आपके पास दे रखा है कि जो आपके पास जो दोनों अवयव होंगे x y, जो प्रथम घटक जो देख रहे हो उनके बीच का अंतर, जो उनका डिफरेंस होना चाहिए वो आपके पास क्या होना चाहिए, वो विषम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विषम आपके पास, ठीक। तो अब देखते हैं आपके पास किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले देखो ये a और b है, तो मुझे मालूम है कि r उप समुच्चय होता है a क्रॉस b का, होता है ना। तो पहले मैं a क्रॉस b निकाल लेता हूँ, ये तो सरल सा है। a क्रॉस b मतलब 1 2 3 5 का क्रॉस निकालना है, 4 6 और 9। करते क्या है, इसके प्रत्येक अवयव का युग्म इसके प्रत्येक अवयव से बनाना, तो ये हो जाएगा। देखो पहले 1 के साथ बनाएंगे, 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, 1 के साथ 9, फिर 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 9, ऐसे ही। फिर 3 के साथ 4, 3 के साथ 6, 3 के साथ 9, और फिर लास्ट 5 के साथ 4, 5 के साथ 6 और 5 के साथ 9। तो ये कुछ आपके पास a क्रॉस b आपके पास प्राप्त हो गया। अब थोड़ा ध्यान देना, जो r है वो उप समुच्चय होने वाला है, यानी r में वो अवयव आएंगे जो a क्रॉस, मतलब r के सभी अवयव क्या होंगे, a क्रॉस b। पर आपको करना क्या है, इसमें देखो कुल कितने अवयव हैं, ये 4 था और ये 3, तो 4 3 12 एलिमेंट ही आपके पास आ गए, 1 2 3 4 5 6 6 6 12, तो 12 एलिमेंट मिले। आपको देखना है इनमें से कौन से युग्म ऐसे हैं जिनके बीच का अंतर क्या है, आपके पास उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, विषम हो। आपके पास कहा गया है कि इसके हिसाब से आपके पास होना चाहिए कि जो दोनों के अंतर हो, एक्स और वाई का अंतर हो, क्या होना चाहिए, विषम। हमें चाहिए डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज ऑड, ऑड होना चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन से युग्म आ रहे हैं। तो आर में क्या प्राप्त होगा, देखो मैंने सबसे पहले युग्म को चेक किया, क्या इन दोनों, ये एक्स है ये वाई, इन दोनों के बीच का अंतर विषम है 1 - 4 के बीच का अंतर कितना रहा 3, तो कितना रहेगा, ये आ जाएगा, ये वाला युग्म इसमें आएगा। भाई इसमें कुल मिला के 12 युग्म आए हैं, पर इसके उप समुच्चय आर में क्या होना चाहिए, ऐसे युग्म लेना है जिसमें एक्स और वाई दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो अंतर जो है विषम हो जाए, तो देखो पहला अभी मैंने कहा 1 4, इनके बीच का अंतर विषम आ रहा है, कितना रहा अंतर 3, तो आपके पास विषम है। फिर 1 6 है 1 6 कितना रहा है 5, 1 6 भी। अगर मैं 1 और 9 का ले रहा हूँ तो अंतर कितना रहा है 8, जो कि विषम नहीं है, तो इसको नहीं लिया जाएगा।
फिर 2 और 4 के बीच का अंतर 2, तो इन दोनों के बीच का अंतर 2 आ रहा, तो ये विषम तो है नहीं, तो उसको नहीं लेंगे। फिर 2 और 6 के बीच का 4 आ रहा है, तो ये इसको कर दें। अब आपको मालूम है कि जब एक सम और एक विषम होगा, तो ये सम और विषम, तो उन दोनों के बीच का ही अंतर क्या होने वाला है, विषम होने वाला है। थोड़ा ध्यान देना, एक सम और एक विषम संख्या होगी तब जाके उनके बीच का अंतर क्या होगा, विषम। तो जैसे इसमें था, ये देखो सम विषम था ना, यहाँ पर दोनों ही विषम आ गए, इसलिए नहीं, यहाँ पर दोनों सम आ गए। यहाँ पर ये इसमें देखिए एक सम विषम है, तो ये हो जाएगा 2 9, इन दोनों के बीच का अंतर फिर क्या आएगा, विषम। फिर 3 4 भी क्या आ रहा है, एक सम और एक विषम, ये भी कितना हो जाएगा, इनके बीच का अंतर भी कितना हो जाएगा, ये दोनों के आ गए, ये देखो सम और विषम है, तो इसके अंतर बीच का अंतर भी कितना होगा, 3, यानी ये भी कितना आएगा, इसके अंतर्गत प्राप्त हो गया। और ऐसे ही 3 9 बीच का अंतर कितना हो रहा है, आप अंतर देना, दोनों के दोनों क्या है, विषम, तो विषम के अंतर बीच का अंतर क्या होता है, सम हो जाता है, तो उसको लेंगे नहीं, तो 5 4। और ऐसे ही 5 4 के साथ एक का अंतर था, अब 5 6 पे एक सम एक विषम है। और ऐसे ही 5 9 दोनों के दोनों क्या अर्थ है, विषम अर्थ है ना, तो दोनों के बीच अंतर क्या हो जाए, सम, 4 का अंतर है। तो ये कुल मिला के R मिल गया। देख लीजिए एक बार दोबारा, क्या सब जितने भी क्रमिक युग्म हैं उनके बीच का अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो इसलिए आपके पास क्या हो गया, ये मेरे प्राप्त हो गया R। कुल कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो ये R प्राप्त हुआ है। अगर इसमें पूछा नहीं है, अगर मैं कहता है इसका प्रांत लिखिए, तो प्रांत क्या होगा, जो प्रथम घटक हो गए उनका समुच्चय लेना। अब ध्यान देना, यहाँ पर 2 बार 1, 1 बार 2 और 2 बार 3 आया है, तो इसका मतलब इन्हें रिपीट करना नहीं, रिपीट नहीं होता कभी भी समुच्चय में, अवयव रिपीट नहीं होते। जितने भी क्रमिक युग्म आए उन सबके प्रथम घटकों का समुच्चय लेना ना, तो वो हो जाएगा 1 2 3 और 5, ये आपके पास हो गया, जो कि कुछ और नहीं क्या है, ए है। ऐसी परिसर की बात करें तो परिसर में क्या आ रहा है, द्वितीय घटकों का समुच्चय, द्वितीय घटक मतलब 4 6 9, यही आ रहा है देखिए, और यही क्या है, समुच्चय बी भी है। तो यहाँ पर अगर सहप्रांत की मैं बात करूँ, यानी कोडोमेन की, जिसे हम कहते हैं सहप्रांत, क्योंकि ये जो संबंध है वो ए से बी पर परिभाषित है ना, तो बी समुच्चय ही क्या कहलाएगा यहाँ पर, सहप्रांत। और इस केस में अगर आप देखो जो परिसर था वो क्या हो गया, सहप्रांत के बराबर बन गया, परिसर क्या हो गया, सहप्रांत के ही बराबर बन गया। तो सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन आपके पास है, बस आपको ये जो अंतर वाला जो संबंध है ना उसको देखना है कि दोनों के बीच का, प्रथम घटक और द्वितीय घटक के बीच का अंतर जो क्या हो जाए, विषम हो जाए, अंतर विषम, वही वाले मैंने पहले ए क्रॉस बी निकाले, उसके बाद ऐसे युग्म देखे जिनके बीच का अंतर क्या, विषम। और एक चीज़ और देखा मैंने कि विषम होने के लिए एक संख्या, एक यानी एक्स वाई में से एक को सम होना है और एक को विषम होना है। जब भी दो अपोजिट नंबर, मतलब एक सम और एक विषम का हम अंतर लेंगे ना, तभी जाके क्या मिलने वाला है, विषम मिलने वाला है। अगर दोनों सम हो जाएं या दोनों ही विषम हो जाए, जैसे ये दोनों विषम थे, तो यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है, 8, तो ये सम प्राप्त नहीं हो रहा है। ये दोनों के दोनों क्या सम प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों सम है, तो इनमें क्या होगा, इनमें आपके पास वो अंतर प्राप्त नहीं हो रहा। जब ये देखो सम विषम सम विषम, तो इस प्रकार से आपके पास जहाँ पर भी मिल रहा है सम विषम, वहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है कि इजीली हम कह सकते हैं कि आपके पास क्या हो जा रहा है, एक आपके पास विषम संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक, तो ये कुल मिलाकर कितने मेरे पास 7 युग्म प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके हिसाब से प्रांत, परिसर व सहप्रांत मैंने ज्ञात कर लिया आपके पास। ठीक, तो क्वेश्चन सिंपल ही है। ठीक, अब ये आपके पास एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन आपके पास है। तो देखिए, अब मान लिया कि समुच्चय ए है, ये है। अब इसने कहा यदि आर ए पर ही क्या है, एक आपके पास क्या है, ए पर क्या है, पारिभाषित संबंध है। अब ए पर पारिभाषित होने का मतलब क्या है, देखो इसका अर्थ होगा कि आर जो है वो ए से ए पर पारिभाषित है, जहां ए बराबर दे रखा है, जहां ए बराबर है 1 2 3 4 और 6। मतलब यहाँ पर जो प्रथम घटक लिया जाएगा वो भी ए से होगा और द्वितीय घटक भी लेना है ए से ही ले लेना आपके पास। ठीक है, इस प्रकार से पारिभाषित है। अब जरा संबंध के बारे में बात कर लेते हैं कि संबंध है क्या। संबंध इस प्रकार से है कि ए बी, जो युग्म ए बी लोग ना, उस दोनों को ए और बी दोनों को ए में होना है और संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित कर दिया, मतलब पूर्णतः
विभाजित कर सकती है आपके पास, ये भी लिख सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो पूर्णतः विभाजित करते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा, देखो क्योंकि मुझे मालूम है आर किसका उपसमुच्चय होने वाला है। इस केस में, इससे पहले वाले केस में ए क्रॉस बी का था, यहाँ पर क्या है ए क्रॉस ए का। मैं ए क्रॉस ए इसलिए भी निकाल रहा हूँ क्योंकि इससे बताऊँ क्या होगा, आपकी वो रिवीजन हो रहा है जो हम जो कार्तिक गुणन हो रहा है उसका। तो मैं कहूँ कि ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस ए क्या होगा, देखो एक बार, ए क्रॉस ए यानी 1 2 3 4 6 को गुणा करना है, 1 2 3 4 और 6 है। तो कैसे करेंगे, इसके प्रत्येक अवयव का युग्म इसके प्रत्येक अवयव। अब ध्यान देना है कि जो आपके पास, जब इसमें ये आपके पास ले रहा ना पास, तो जब मल्टीप्लाई, जब आपका क्रॉस यानी कार्त गुणन करें तो इसके प्रत्येक अवयव का युग्म इसके प्रत्येक। अब यहाँ पर ए और ए ही है, किसी केस में ए और बी होता है। अगर मैं कहूँ ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या, तो इसमें है 5 और इसमें है 5, तो कितने होंगे बताओ। आप इजीली ज्ञात कर सकते हो, उसका फॉर्मूला आपके पास है एन क्रॉस एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। यहाँ पर दोनों ए था तो एन इंटू ए, मतलब 5 गुणा 5 मतलब 25 आने वाला है, ठीक है। कैसे निकालते देखो, 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, ये मैंने निकाल दिया। अब ऐसे ही 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी मैं लास्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4 और लास्ट होगा 6 के साथ 6। तो ये ए क्रॉस ए निकालना हमको आता है, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में ना देते, मैं ऐसे लिख रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो रहा है। अब देखो, अब ये तो ए क्रॉस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इक्वल टू हो गया एन ए इंटू एन ए, यानी 5 गुणा 5 यानी कितना हो गया 25, 5 गुणा 5 यानी 25 अवयव होंगे इसमें। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस हो जाए, आपको पता चल जाएगा बस, ठीक है। तो इस प्रकार से ए क्रॉस ए निकल गया आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास ए क्रॉस ए है। अब थोड़ा हम अब संबंध के बारे में बात करेंगे। अब संबंध देखो क्या है कि जो युग्म का प्रथम घटक है संख्या ए, संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, यानी जो द्वितीय संख्या है, जो दूसरा द्वितीय घटक है उसको प्रथम घटक के करके विभाजित कर देगा, ठीक है। तो आपके पास याद रखना, b इज डिविजिबल बाय ए के द्वारा क्या होना है, द्वितीय जो प्रथम घटक है उसके द्वारा द्वितीय घटक में विभाजित हो जाना। तो देखो तो क्या मिलेगा आर में, अगर मैंने कहा a का मान 1 है, यानी अब a अगर 1 है तो a किस किस इस a की किस किस संख्या को विभाजित कर देगी, सभी को विभाजित कर देगा a। तो वो आर में आ जाएगा, 1 के साथ 1 को भी विभाजित करेगा, 1 के साथ 2 को भी, और 1 के साथ 3 भी, 1 के साथ 4 भी, और 1 के साथ 6 भी। ये तो हो गया जब a से विभाजित होने वाले संख्या द्वितीय घटक के रूप में आ रही है। 1 के साथ 1 क्या सभी को पूर्णतः विभाजित कर देता है। तो यानी ध्यान देना, युग्म ऐसा होना चाहिए ए बी कि संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित मतलब पूर्णतः विभाजित करती है। तो देखो अगर a का मान 1 है, मतलब प्रथम घटक 1 है, तो 1 से विभाजित होने वाले कौन कौन सी संख्याएं वो सब आएंगे। 1 को भी विभाजित कर देगी, 2 को भी, 3 को भी, यानी सब आ जा रहा है, ठीक। ऐसे 2 के साथ क्या 1 आएगा, a का नहीं, 2 1 को विभाजित नहीं कर पाता, क्या 2 आएगा, 2 आ जाएगा। क्या 2 के साथ 3 आएगा, नहीं, क्योंकि 2 3 को विभाजित कर ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो कितना आएगा, नहीं आएगा। फिर 2 के साथ 4 आएगा, आएगा। 2 क्या आती है, 4 को विभाजित कर लेती है। फिर 6 आएगा, वो भी आएगा, क्योंकि 2 से 6 भी विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार से 3 के साथ देखते हैं, 3 के साथ एक तो 3 आएगा, 3 को विभाजित कर देगा। फिर 3 के साथ 2 तो आएगा नहीं, ना ही 1 आएगा। 3 के साथ 4 भी नहीं होगा पूर्ण। 3 के साथ 6, तो ये हो गया 3 के साथ 6। ऐसे ही 4 के साथ 4 के साथ अन्य कोई 4 किसी और को विभाजित नहीं करता इन संख्या में से। ऐसे ही 6 के साथ भी केवल 6 आएगा, क्योंकि अन्य किसी को भी 6 विभाजित नहीं कर पाएगा। तो ये आपके पास आ गया आर, ठीक, सिंपल सा बात है, ये आपके पास प्राप्त हो गया आर। अब उसके अलावा इसने कहा है कि प्रांत परिसर व सहप्रांत लिखिए, तो मेरे ख्याल से आप इसको ईजिली लिख सकते हो। तो इसमें देखो प्रांत क्या हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं डोमेन। प्रांत होता क्या है, जिसमें आपके पास जो इसमें आर में आने वाले जितने भी क्रमिक युग्म जितने भी हैं, यानी ऑर्डर्ड पेयर हैं, कुल मिला के कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 है, तो इसका अर्थ नहीं कि इसमें 12 एलिमेंट नहीं है। आपको करना क्या है कि इन 12 ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है, यानी प्रथम घटक है, उनका समुच्चय बनाना है।
तो इसका था 1, इसका भी 1 ही है, पर ऐसे नहीं कि इसको रिपीट करना है। आपने कहा है समुच्चय बनाते समय किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसलिए आपके पास हो जाएगा 1 के साथ 1, सॉरी 1 के साथ 2, 3, 4 और 6। तो ये कुल और कुछ और नहीं, ये समुच्चय ए ही हो गया। परिसर की बात करेंगे तो परिसर यानी रेंज, रेंज यानी द्वितीय घटक, द्वितीय घटक के रूप में प्राप्त हो रहा है 1, 2, 3, 4 और 6। ये भी क्या आ रहा है ए, और यही क्या कहलाएगा उसका सहप्रांत भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपके पास सहप्रांत भी यही कहलाएगा। तो इस केस में भी यानी कोडोमेन, इस केस में भी क्या हो रहा है आपके पास परिसर और सहप्रांत दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो सिंपल से क्वेश्चन आपके पास है, बस आपको संबंध को समझते हुए रोस्टर रूप में लिखना आपके पास है, और उसमें कौन कौन से अवयव आ रहे हैं उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं इजीली, कि आपके पास उसका प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, सहप्रांत क्या होगा, हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 8वां आपके पास एक्सरसाइज का है। तो जो ये एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट पे बेस है, जो हमने आगे पढ़ा है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। ठीक, देखिए मान लीजिए कि आपके पास ए में अवयवों की संख्या है, अब आपके पास ए में है एक्स वाई और जेड, और बी में है 2 और 3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए से बी में कितने संबंधों का निर्माण हो, यानी आपके पास ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमने क्योंकि ये पढ़ा है कि जो उप संबंध होते हैं वो क्या होता है? उप समुच्चय होते हैं किसके? ए क्रॉस बी के। देखो एस जो आर है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ये हमें मालूम है, कभी कभी बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमको मालूम है कि हमेशा जो संबंध होगा वो क्या होता है? उप समुच्चय। हमने इसको भी लिख दिया था शब्दों में कि रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब अगर मुझे मालूम है कि इसको उप समुच्चय होना है, तो मैं देखूंगा, यानी मुझसे पूछा गया है कि कितने उप समुच्चय पॉसिबल हैं। यानी आपके पास अगर कहा जाता है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ये इक्वल टू होगा, अब थोड़ा ध्यान देना, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मतलब सीधे सीधे होगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये है इसका अर्थ कि ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी? तो उतनी ही होगी जितने कि ए क्रॉस बी के उप समुच्चय हो सकते हैं। तो आपको मालूम है कि आपके पास नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं? ऑफ एनी सेट इक्वल टू होता है 2 की पावर n। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, याद है आपको, कि किसी समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या क्या है? जहां आपके पास n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। देखिए हमने क्या पढ़ा है कि किसी समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या क्या होती है? 2 की पावर n होती है, जहां n क्या है? उसमें अवयव की संख्या। अब ये आपके पास आया है, तो मैंने मान लिया इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये इक्वल टू है आपके पास, मैंने मान लिया यानी एन ए, इसको मैंने फॉर्मूले के रूप में लिखने के लिए मैंने कहा पी है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू है क्यू। तो मैं पूछूं देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना होगा? यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, आपको मालूम है P इंटू क्यू होता है। फॉर्मूला क्या है? P इंटू क्यू, ये है। तो अब मुझे पता चल गया है कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, कितने? ये। तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी एक समुच्चय था, उसमें अवयवों की संख्या ये है, तो उसके उप समुच्चय की संख्या क्या थी? 2 की पावर n, यानी n उसके थे। तो देखो एक बार, सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 की पावर पी क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया आपके पास है कि अगर
आपके पास ए और बी में अवयवों की संख्या प्राप्त है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया आपके पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए में पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी तो पी इंटू क्यू होते हैं, तो सबसेट्स की संख्या हो जाएगी 2 की पावर पी क्यू। इसी के आधार पर ये क्वेश्चन आपके पास होने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आगे देखो। तो जो हमारे पास प्रश्न दिया है उसके अनुसार ये कंडीशन दी हुई है, ए ये है और बी ये है, ठीक। तो सीधे सीधे देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू हो गया 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू हो गया 2। तो इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2, यही फॉर्मूला बताया, यानी 6, ठीक। ये प्राप्त हुआ। तो नंबर ऑफ सबसेट्स और रिलेशन भी कह सकते हैं, रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 की पावर 6 आपके पास। तो 2 की घात 6 मतलब आपके पास कितना होता है 64। तो ये आपके पास प्राप्त हो गया। कुल कितने संबंध पॉसिबल हैं इसके 64 आपके पास, ठीक है। सिंपल सा आपके पास है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो आपके पास, ठीक। तो आज आपके पास एक्सरसाइज करना, और साथ में इस संबंध वाले टॉपिक को समझने के लिए आप साइड बुक का यूज़ भी कर सकते हो आपके पास। अगर किसी के पास मैं बुक रिकमेंड करना चाहूँ आपको, अगर कहा जाए तो आप RD शर्मा जो है इंग्लिश मीडियम वाली, वो अगर आप पढ़ो तो आपके पास बहुत ही अच्छी बुक आपके पास है, ठीक। तो उस RD शर्मा वाली जो बुक आपके पास है उसका फ़ायदा ये है कि कॉन्सेप्ट उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर किए हुए हैं आपके पास, उसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए आपके पास वो क्वेश्चन आपके पास वहाँ पर आपके पास क्या है कि आपके पास वो बुक क्या है, बहुत बढ़िया है आपके पास, मैं कह सकता हूँ, ठीक। तो आप किताबें पढ़िए, आपके पास इजीली आपको ना ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिलेशन फंक्शन हमको अभी 12th में भी पढ़ना है आपके पास, ठीक। ओके।